नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वहां पर अब दो शख्स यानी कि एक राजेश्वर पीरामल और दूसरा यशपाल अग्रवाल, वो दोनों ही भीवेसरी गांव में वहां पर जहां उनका गुरुकुल था, जहां पर उनके गुरुदेव का रूम था, उसके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर बढ़ते हैं तो आगे आगे यशपाल था और पीछे पीछे राजेश्वर चल रहा था। वो अभी भी यहाँ पर गुरुदेव की अस्थियों के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ पर यशपाल कहता है कि मैंने पहले ही उनकी अस्थियों के 5 हिस्से किए थे। अब लेकिन ये कहते हुए ही वो जैसे गुरुदेव के कमरे में देखते हैं तो वहां पर उसे देखकर वो पूरी की पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यशपाल अब वहां पर उसे देखकर अब वह पूरी तरह से चौंक चुके थे और कहते हैं, ये सब क्या है राजेश्वर? यहाँ इस कमरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं क्यों मुझे टेंशन हो रही है कि यहाँ पर कोई तो था जो यहाँ पर पीछे से आया है। अब यशपाल की इस बात पर राजेश्वर कहते हैं, लेकिन कौन आ सकता है यशपाल, ये बताओ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी आया होगा। अरे देखो, सब जगह तो कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है, ऐसा जान पड़ रहा है जैसे सालों से ही ये कमरा बंद हो। ये पूरा का पूरा आश्रम क्या तुम्हें बाहर से ही दिखाई नहीं दे रहा? कैसे तहस नहस सा हो रखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इसे छोड़ा था। ये सुनते ही अब यशपाल ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं राजेश्वर, मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा। यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो पीछे से आया है। वो देखो, वहाँ पर ऊपर गोली का निशान है। ये गोली का निशान पहले तो यहाँ पर नहीं था। ये अभी रिसेंटली ही हुआ है। जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया है। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो राजेश्वर, एंड फाइंड आउट द ट्रूथ। क्योंकि देखो, जो भी कुछ है सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। मैं भी इस बात की अब मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जरूर कोई कुछ न कुछ तो करने के लिए आया है। अब ये सुनते ही राजेश्वर ने कहा, तुम मुझे मत सुनाओ यशपाल। देखो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई आया है या नहीं, और मेरे लिए वो चीज मैटर भी नहीं करती है कि यहाँ पर कौन आया है कोई नहीं। और एक बात, मुझे बस ये बताओ कि तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं था ना? हाँ, अब उसकी बात को सुनकर यशपाल कहते हैं, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम? अब यहाँ पर राजेश्वर फिर से कहते हैं, मैं वही उस तुम्हारे पापा की अस्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं था ना? अब ये इस बात को सुनकर अब यहाँ पर यशपाल मानो एकदम से ही बौखला जाते हैं और अब वो गुस्से में ही कहते हैं, तुम्हें मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम ही समझदार हो या तुम दूसरे को पागल समझते हो? अरे जो बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं। अरे इवन ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई भी नहीं थी। वो तो मैंने तुम्हें अभी बताई है ना। देख राजेश्वर, मैं कह देता हूँ, यहाँ पर जरूर कोई तो था, यहाँ पर कोई जरूर आया था। इस बात पर अब राजेश्वर ने कहा, देख यशपाल, ये बेफिजूल की बातें हैं, लेकिन ठीक है, अगर तेरा यही मानना है तो फिर ठीक है। अगर ऐसी ही बात है तो हमें हमारे सवालों के जवाब अब सिर्फ एक ही शख्स से मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे सवाल है वो एक शख्स ही उन्हें बता सकता है। ये कहते हुए ही अब वो अपनी सोच में चले जाते हैं। इधर यहाँ पर राजेश्वर को इस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर अब यशपाल ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? अपना मुंह खोलोगे या फिर ऐसे ही बुत बनकर ही खड़े रहोगे? क्या इरादा है तुम्हारा? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और किस शख्स की बात कर रहे हो तुम, जो हमें ये बता सकता है कि यहाँ पर कौन आया था?
देखो जो भी कुछ बात है मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे बुत बनने से मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाएंगे। मुझे पहले पहले ही यहाँ पर ये सब देखकर काफी टेंशन हो रही है कि आखिर आखिर ऐसा कौन है जो यहाँ पर पीछे से आ सकता है। इसलिए सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो। अब यहाँ पर यशपाल की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजेश्वर कहते हैं, अरे अरे तुम दाइमा को भूल कैसे गए? वो अभी तक जिंदा है। क्या क्या तुम उसे भूल चुके हो क्या? देखो दाइमा अभी तक जिंदा है और वो भी यहीं पर ही रहती होंगी, तो इसलिए देखो उन्हें हर चीज का पता होगा कि यहाँ पर कौन आया है और कौन नहीं। ये सुनते ही अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना राजेश्वर, तो आज या तो वो बुढ़िया सच बोलकर अपनी जिंदगी को बचा लेगी या फिर आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। क्योंकि अगर सच में वो दाइमा जिंदा है ना, और आज अगर वो हमें मिल गई तो अब वो हमें सारा का सारा सच बता देगी, जिस सच को ढूंढने के लिए हम कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दाइमा को तो सब कुछ पता ही था। अब चलो यहाँ से। इधर इस बात पर अब यशपाल ने वहां पर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी उनकी नजर यहाँ कमरे से बाहर निकलते हुए सामने मिरर के ऊपर जाती है। ये मिरर यहाँ पर गुरुदेव के कमरे में ही था, जिसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। उसमें अगर कोई शख्स अपना चेहरा भी देखना चाहे तो बिना उस धूल को हटाए हुए वो अपना चेहरा भी नहीं देख सकता था। क्योंकि काफी साल, बहुत सारे लंबे वर्षों तक ये कमरा बंद था, तो यहाँ पर धूल का तो अंदाजा ही नहीं था। लेकिन तभी क्योंकि यशपाल के दिमाग में कुछ तो था ही, उसे अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस कमरे को देखकर डर भी लगने लगा था। और ये डर अब शायद उसके ऊपर हावी हो गया था, उसके दिमाग के ऊपर हावी हो गया था। क्योंकि जब से उनका वो डायमंड ड्रग गायब हुआ था, तब से यशपाल को अब धीरे धीरे एक डर सताने लगा था। शायद ये वही डर उसका कारण था जो भी यहाँ पर उसे अपने आप ही उसकी आंखों के सामने उसे इल्यूजन दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर यशपाल ने इस मिरर में देखा, तभी अचानक से उस मिरर में उसे अपने पापा का ही अक्स दिखाई देता है। उसे उस मिरर में अपने पापा दिखाई दे रहे थे। और वो भी यहाँ पर अब जल्दी ही अब अपने डायरेक्शन को बदलकर अब सीधा ही मिरर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही यशपाल ने अब इस मिरर के सामने अपने पापा को देखा तो वो वापस बाहर कम ना निकलकर वो दोबारा वापस से अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं और जिस साइड ये मिरर रखा हुआ था उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब उसमें उसे यहाँ पर मिरर में अपने पापा दिखाई ही नहीं दे रहे थे, बल्कि अब उसके कानों में अब उनके अब यहाँ पर उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इवन जहाँ दूसरी तरफ राजेश्वर जो कि आगे बढ़ चुका था, राजेश्वर आगे था तो यशपाल पीछे था। यशपाल को अपने पीछे आता ना देखकर राजेश्वर भी अब यहाँ पर उसको आवाजें दे रहा था, यशपाल जल्दी आओ, यशपाल जल्दी आओ। लेकिन यहाँ पर राजेश्वर के चिल्लाने की बोलने की भी उसे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि उन्हें बार बार आवाजें लगा रहा था। इधर यशपाल जैसे ही अब मिरर के पास पहुंचता है तो वहां पर आने के बाद अब वो मिरर में कहता है, आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरे ऊपर हंस कैसे सकते हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं अब कौन हूँ? आप इस तरह से मेरे ऊपर नहीं हंस सकते, नहीं तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। इधर इस बात पर अब उस अक्स ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम पर नहीं, तुम्हारे उस डर पर हंस रहा हूँ जो भी तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम डर चुके हो यशपाल। क्या हुआ यशपाल, तुम्हें सच में डर लग रहा है? अपनी मौत से डर लग रहा है? अरे डरो यशपाल, डरो, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वो आ रहा है यशपाल तुम्हारी तरफ, तुम्हारी मौत बनकर, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब मेरी भविष्यवाणी सच होगी। तुम्हें मेरा अंश ही खत्म करेगा। अब देखना, तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ना तुम खुद और ना तुम्हारा ही कोई दोस्त, कोई प्यारा, कोई भी नहीं। इसलिए वो जो खतरा जो तुम्हें खत्म करने आ रहा है वो बस तेजी से तुम्हारे करीब आ रहा है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था अब वो सब कुछ सच होने वाला है।
तुम्हें तुम्हें क्या लगा था यशपाल कि तुम ऐसे बच जाओगे? नहीं, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जा सकती। तुम्हें याद है ना यशपाल कि तुमने मुझे धोखे से मारा था उस केमिकल को लेने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि तुमने तो मुझे धोखे से मारा था। वो बिल्कुल तुम्हें सामने से मारेगा, तुम्हें तुम्हारे हर एक पाप को गिनवाएगा, तुम्हारे हर एक पाप की सजा वो बड़ी ही बहादुरी से देगा। वो तुझे सबके सामने मारेगा और उस वक्त यशपाल तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा क्योंकि तू बस धोखा देना जानता है, तू रिश्तों का खून करना जानता है, तुझे बस अपना अपना ही मथन दिखाई देता है, लेकिन वो मेरे लिए तुझे मारेगा। मेरी वो भविष्यवाणी तुझे याद है या फिर तुम भूल गए हो? जहाँ तक तेरी आंखों को मैं देख पा रहा हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरी आंखों में वो डर अब मुझे साफ साफ दिख रहा है और तू उस डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी भी तुझे लग रहा है कि तू अपने आप को बचा लेगा। और ये कहते हुए ही ये अक्स अब फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहाँ पर यशपाल जब इस अक्स की तरफ देख रहा था तो इस हंसी को देखकर यशपाल और भी डर जाता है और अब वो यहाँ पर इसे सुनने के बाद यशपाल के कानों में अब ये हंसी एक बड़ी सी आवाज़ के साथ गूंजने लगी थी, मानो ये आवाज़ ये हंसी उसकी कानों में चुभ रही हो। इसलिए अब यशपाल अपने कानों में अब यहाँ पर चुभ रही इस हंसी को अपने कानों में को अपने दोनों हाथों से कवर कर देते हैं और अब वहाँ पर चीखते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना तुम मेरे ऊपर नहीं हंस सकते हो। खबरदार अगर फिर से तुमने ऐसे हंसा तो मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर ये कहते हुए ही यशपाल बस अब अपने दोनों कानों को अब अपने हाथों से दबा कर ही खड़े थे, मानो वो अपने कानों में इस हंसी को और बर्दाश्त ही ना कर पाए। अब कुछ समय तक वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब यहाँ पर उसके कानों में कोई हंसी नहीं आ रही है तो वो अपने कानों से अपने हाथों को हटाते हैं और जब वो फिर से मिरर में देखते हैं तो वहाँ पर मिरर में फिर से उसे अपने पापा का ही अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन जो यहाँ पर उसे खुली एक चेतावनी दे रहा था कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। ये सब देखकर तो अब यहाँ पर यशपाल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बस अब उस मिरर को ही देख रहा था। अब यहाँ पर उस शख्स को देखने के बाद यशपाल अग्रवाल अब इस कमरे में चारों तरफ देखने लगते हैं, मानो वो यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे हो जिससे कि वो इस शख्स के ऊपर अपना वार कर सके। अब इधर उधर देखने के बाद अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को पास में ही पड़ा हुआ एक पुराना सा बांस का डंडा दिखाई देता है जिसमें सच में बहुत सारी धूल और मिट्टी जमी हुई थी। इसलिए वो जल्दी से भागकर उस डंडे को अब अपने हाथ में उठाता है और सीधा ही उस डंडे को अपने दोनों से हाथों से पकड़कर बड़ी ही जोर के साथ अब इस मिरर के ऊपर उसे फेंक देता है और साथ के साथ तब वो चिल्लाते हुए ही कहता है, अपनी बकवास बंद करो। इससे पहले कि वो तुम्हारा सपोला मेरे करीब भी आएगा ना, मैं उसे पहले ही कुचल दूंगा। मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, तुम्हारा सपोला भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि इतना इजी है यशपाल अग्रवाल तक पहुंचना? जैसे मैंने तुम्हें मारा था ना, ठीक वैसे ही मैं उसे भी मार दूंगा। मैं उसे मारने में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। मेरे लिए उसे मारना एक चींटी के मारने बराबर है और किसी में सच कहूँ तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जो मुझे मारने का सोच सके। अरे मुझे मारना तो दूर, कोई मुझे मारने का अपने मन में भी ख्याल नहीं ला सकता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं वो साया हूँ जो कि अंधेरे में ही रहना पसंद करता हूँ। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे उस समय जब मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था, तो अब मरने के बाद तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। और तुम्हारा वो अंश, अरे जिसे आज तक मुझ तक नहीं पहुंच पाया, वो मुझे कैसे मारेगा। अब ये चिल्लाते हुए ही यशपाल यहाँ पर ये कह रहा था और यशपाल यहाँ पर अब अपनी ही कल्पनाओं में थे। उसके मन में जो कुछ भी बातें आ रही थी वो बस गुस्से में वही सारी बातें कर रहा था क्योंकि यशपाल अब खुद भी डर चुके थे।
यशपाल अपने डर में ही ये सब कह रहे थे कि तभी यहाँ पर उनके उनके कंधे पर अब एक हाथ आता है, क्योंकि यहाँ पर राजेश्वर जो कि उस कमरे से बाहर निकल चुके थे, जब उसने देखा कि यशपाल नहीं आ रहा है और अब उसे यहाँ पर यशपाल के बड़बड़ाने की भी आवाज़ें आ रही थी, तो तब तक राजेश्वर भी यहाँ पर इस कमरे में आ जाते हैं और यशपाल को इस तरह से गुस्से में चिल्लाता हुआ देखकर, वहाँ पर उस टूटे हुए शीशे को देखकर अब राजेश्वर यशपाल के कंधे पर उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए ही अब कहते हैं, यशपाल यशपाल क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने आप में ही क्यों बड़बड़ाए जा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना यशपाल? इधर राजेश्वर की आवाज को सुनकर अब यहाँ पर यशपाल अपने सेंस में आते हैं और अब जब वो अपने सेंस में आते हैं तो वो भी यहाँ पर कहते हैं, हाँ तुमने कुछ कहा? इस बात पर अब राजेश्वर ने कहा, हाँ मैं तो तब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हें तब से पूछ रहा हूँ कहाँ पर खो गए हो तुम? और जब हम दोनों यहाँ पर इस कमरे से बाहर दाई माँ से मिलने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो तुम फिर वापस इस कमरे में क्यों आए? तुम्हें तो किसी भी चीज का होश ही नहीं है। क्या हुआ है यशपाल? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात कि तुम यहाँ पर किससे बातें कर रहे थे? इस सवाल को सुनकर यहाँ पर यशपाल अब अचानक से जब मिरर की तरफ देखता है यह राजेश्वर को बताने के लिए, तो यहाँ पर जैसे उसने मिरर को देखा तो उस टूटे हुए मिरर को देखकर अब उन्हें एकदम से ही शौक लगता है और अब वो कहते हैं, अरे कुछ नहीं राजेश्वर। तो अब यहाँ पर राजेश्वर यशपाल को देखकर कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी खुली आंखों से कोई सपना देख लिया हो? राजेश्वर की इस बातों को सुनकर अब यशपाल कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मेरे ख्याल से अभी हमें दाई माँ के घर पर चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे लिए अभी हमें उन तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इस बात पर अब राजेश्वर ने कहा, ठीक है जल्दी चलो। और इधर ये कहते हुए ही राजेश्वर और यशपाल दोनों ही अब उस रूम से बाहर निकलकर अब दाई माँ के घर की तरफ जाने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में मैनेजमेंट कॉलेज में रोहित भी अब यहाँ पर, क्योंकि उस औरत के सामने था, उस औरत जैसे ही यहाँ पर गिरती है तो उसके चेहरे से मास्क गिर गया था और रोहित ने यहाँ पर उस औरत के चेहरे को देख लिया था और उसके मुंह से निकल जाता है, मिसेज साधना गुलेरिया, आप यहाँ पर? आप तो मर गई थी ना। ये सुनते ही अब वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर अब कहती है, हाँ किंग, मैं हूँ साधना गुलेरिया, करण और राजीव की माँ। वैसे आपने इन दोनों नामों को तो सुना ही होगा ना, वो दोनों मेरे ही बेटे हैं। या फिर उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी अब किंग कहते हैं, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए, आप मुझे नहीं रोक सकती। ये सुनते ही अब किंग के सामने खड़ी फिर से वैसे ही हो जाती है और अब किंग के सामने खड़ी होकर अब वो जल्दी से अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल को निकालती है और कहती है, नहीं किंग, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर मैं मरी ना तो मेरे साथ साथ ये पूरा का पूरा पेरिस भी बर्बाद हो जाएगा। वैसे आपको आइडिया है कि इस बोतल में क्या है? और ये कहते हुए ही वो उस बोतल को अब अपने हाथ में पकड़कर कहती है, आखिरी बार कह रही हूँ मैं, या तो हमारी शर्तों को मान लीजिए किंग, या फिर अपनी आंखों के सामने इस तबाही को होते हुए देखिए। यहाँ पर उस औरत ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अपोजिट साइड से अब एक गोली उनके उसी हाथ में ही लगती है जिस हाथ में यहाँ पर साधना गुलेरिया ने इस बोतल को पकड़ा हुआ था, क्योंकि किसी ने यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर साधना गुलेरिया के हाथ पर पीछे से गोली चला दी थी और जैसे ही साधना गुलेरिया के हाथ में ये गोली लगती है तो वो बोतल अब इसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर टकराने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए किंग ने यहाँ पर फ्रैक्शन और सेकंड में ही यहाँ पर एक जंप करते हुए उस बोतल को कैच कर लिया था। किंग ने यहाँ पर उस बोतल को बिल्कुल भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, क्योंकि जिस तरह से साधना गुलेरिया उस बोतल को दिखाते हुए किंग को वार्निंग दे रही थी, तो यहाँ पर किंग इतना तो समझ चुके थे कि अगर ये बोतल जमीन पर गिर गई और ये टूट गई तो सच में एक बहुत ही बड़ी तबाही आ सकती है।
और इस बोतल को पकड़ते हुए ही जब किंग की नजर सामने एंट्रेंस पर जाती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कैट खड़ी थी और उसके पीछे एक तरफ कैलाश अधिकारी थे तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया थे। अब तक राजीव को भी यहाँ पर होश आ चुका था और वो भी अंदर आ चुके थे। तो वहीं जब रोहित ने बड़े ही ध्यान से देखा तो वो यहाँ पर ब्लैक कैट को देखकर पहचान चुका था कि वहाँ पर ब्लैक कैट अनिका नहीं बल्कि एनी थी, क्योंकि एनी अब यहाँ पर ब्लैक कैट बनकर आ चुकी थी। उसे देखते हुए ही रोहित अब अपने मन में ही कहता है, अनिका मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये काम तुम ही कर सकती हो, तुमने ही एनी को यहाँ पर आने का कमांड दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। रोहित इधर यहाँ पर ये सब सोचकर वो अपनी सोच में तो जरूर था, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा था उसे अभी इसके बारे में भी अच्छी तरह से खबर थी। तो वहीं अब वो औरत जिसका चेहरा यहाँ पर साधना गुलेरिया के जैसा ही दिख रहा था वो रोहित यानी कि किंग के हाथ से अब उस बोतल को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो सीधा ही किंग के हाथ पर अब झपट्टा मारती है कि वो बोतल उसे मिल जाए, क्योंकि एक इस बोतल के सहारे ही वो यहाँ पर किंग को ब्लैकमेल कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर रोहित ने उसके मुंह पर अब एक इतनी जोर से पंच मारा जिससे वो औरत अब यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। इधर रोहित भी अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर अब उस छोटी सी बोतल को अब एनी की तरफ फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर रोहित को बाकी की इस फाइट को भी तो संभालना था। इधर एनी ने भी जब यहाँ पर देखा कि किंग ने यहाँ पर उसकी तरफ कुछ फेंका है तो अब एनी भी जल्दी से 4 फीट हवा में उड़कर वो एक जंप करते हुए ही उस बोतल को कैच कर लेती है। और ये देखकर जब साधना गुलेरिया पीछे मुड़ती है तो उनके चेहरे को देखकर तो राजीव एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि राजीव जब यहाँ पर अंदर आया था तो तब उसे बस इस औरत की पीछे से कमर ही दिखाई दे रही थी, उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब इस औरत के पलटते ही उसे जब अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया तो अब उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है, माँ आप हैं ये। और ये सुनते ही अब उस औरत के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये स्माइल इसलिए थी क्योंकि जो बाजी वो भी हारने वाली थी, शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो जीत सकती थी। और वो औरत अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को एकदम से ही बदलते हुए ही कहती है, वो राजीव को देख कर कहती है, राजीव मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी माँ के पास नहीं आओगे? प्लीज़ बेटा मुझे बचा लो, प्लीज मुझे इस किंग से बचा लो, वरना अगर तुम मुझे आज नहीं बचाओगे तो आज ये किंग मुझे मार देंगे। प्लीज मैं मरना नहीं चाहती मेरे बच्चे, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर ये औरत अब राजीव, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि राजीव ने इतने सालों के बाद अपनी माँ को देखा था और अपनी माँ को देखकर अब यहाँ पर राजीव दौड़कर जैसे वो बचपन में आता था बिल्कुल वैसे ही उसे बचाने के लिए आएगा। इधर उनकी बात को सुनकर तो अब किंग अब अपने मन में ही कहते हैं, इस तरह की मैनिपुलेशन में तो दिव्यांशी पीरामल थी, उनकी क्वालिटी, उनकी आंखें इनके अंदर कैसे हैं? क्योंकि ऐसे मैनिपुलेशन तो हमेशा दिव्यांशी ही करती थी। ये सब हो क्या रहा है? जितना मैंने मिसेज साधना गुलेरिया के बारे में सुना है उनके अंदर तो ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इनका ये चेहरा भले ही साधना गुलेरिया के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी हरकतें, इसकी क्वालिटी बिल्कुल साधना गुलेरिया जैसी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये साधना गुलेरिया नहीं है। मुझे जरूर कुछ करना होगा, क्योंकि अगर राजीव इस औरत को अपनी माँ समझकर इसके पास आया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इससे पहले राजीव गुलेरिया इनके इस बहकावे में आ जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे राजीव अंकल को बचाना ही होगा। यहाँ किंग इधर अपनी ही सोच में थे तो वहीं राजीव ने अब यहाँ पर जैसे ही अपनी माँ के मुंह से ये सुना तो वो अपने कदमों को अपनी माँ की तरफ बढ़ा देते हैं कि तभी यहाँ पर राजीव को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कैलाश अधिकारी ने यहाँ पर राजीव को आगे जाने से रोक लिया था। वो भी उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, देखो राजीव, अपनी आंखें खोलो, प्लीज राजीव, डोंट मूव। जो जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका चेहरा बस तुम्हारी माँ के जैसे दिख रहा हो सकता है, लेकिन तुम अभी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते।
हमें अभी रानी साहिबा की वो हालत देखी है ना, क्या क्या तुम्हें वो सब देखने के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आया? आपको आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम रानी साहिबा को इन सभी चक्रों से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि हमारे लिए भी रानी साहिबा को ठीक करना जरूरी है। ये ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और यही रहनी चाहिए। हम अभी उनके बारे में सोचें। प्लीज़ प्लीज़ राजीव गुलेरिया, आप ऐसे किसी भी ट्रैप में नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप है। ये सच नहीं है जो अभी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। इधर यहाँ पर कैलाश अधिकारी की इस बात को सुनकर अब राजीव ने कहा, नहीं नहीं कैलाश, वो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना है। अरे मेरी आंखों के सामने मेरी माँ है। इतने सालों के बाद मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि नहीं ये ट्रैप है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ कोई ट्रैप मेरे लिए नहीं बिछा सकती, इसलिए मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करने वाला हूँ। और ये कहते हुए ही राजीव अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। तो वहीं एनी भी अब वहाँ के पूरे एरिया को अब स्कैन करने लगती है। एनी यहाँ पर इस काम को बड़ी ही बखूबी से कर सकती थी। तो वो जब यहाँ पर इस कॉलेज को स्कैन करती है तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर बहुत सारे ही लोग छुपे हुए थे। उन सभी के हाथों में ही यहाँ पर मशीन गन थी। उन सभी का टारगेट इस वक्त यहाँ पर राजीव गुलेरिया ही था। इसलिए वो जैसे ही यहाँ पर सेंटर पर अब अपने कदम को रखेगा, उन्हें इन मशीन गन्स के साथ ही मार दिया जाएगा। एनी ने यहाँ पर इस सिचुएशन को पहले से ही भाप लिया था। तो वहीं वो औरत अब अपने हाथों को फैलाकर अब अपनी आंखों में एक दिखावटी आंसू लेकर आ जाती है, जैसे ना जाने एक माँ अपने बच्चों को देखकर कितनी तड़प रही हो। बरसों बाद एक माँ अपने बच्चे को गले लगाने की तड़प में थी और ये सारा इस तरह से प्रिटेंड करते हुए अब वो यहाँ पर ये सब दिखावा करती और कहती है, आ जाओ राजीव, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी माँ ने कितना कुछ की सहा है। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ मेरे बच्चे। इधर अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर राजीव उनकी ओर भी ज़्यादा करीब आ जाता है। तो वहीं अब तक रोहित ने भी यहाँ पर उस ट्रैप को अच्छी तरह से समझ लिया था। रोहित अब जान चुका था कि ये ट्रैप अब यहाँ पर राजीव के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक महेंद्र को भी वहाँ पर होश आ जाता है और महेंद्र जैसे ही अपने सेंस में आता है तो वो अब अपने मन में ही सोचता है, मैं यहाँ पर कैसे आया और क्या मैं स्वर्ग में हूँ? नहीं, मैंने इतने अच्छे अपनी ज़िंदगी में नहीं किए हैं कि जिसकी वजह से मैं स्वर्ग में जाऊँ। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं नरक में पहुंच चुका हूं? क्या ये नरक गाड़ी जैसा होता है? यहाँ महेंद्र इधर अपनी ही सोच में थे, क्योंकि जैसे ही महेंद्र उठा उसे बस यहाँ पर गाड़ी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ याद आता और वो कहता है, मेरा भाई ही ना तो मेरा भाई मेरा सगा निकला और ना ही मेरा वो दोस्त राजीव। उस रानी साहिबा ने मुझे कुत्ते की मौत मारा है। उसे भी जरूर नरक मिला होगा। वैसे ये शीला कहाँ गई? वो तो मुझे पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी ना। गई कहाँ वो नागिन? यही सोचकर वो जब यहाँ पर ग्लास विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ पर खड़े हुए किंग के दोनों ही आदमियों को देखकर अब वो कहते हैं, लो कर लो बात। ये दोनों भी मर गए हैं क्या? और ये दोनों मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वैसे आना ही चाहिए, इनका आना तो बनता ही है। मुझे डरा कर मारने की कोशिश की थी ना इन दोनों ने। हाँ, अब भुगतो। अब देखो, इन्हें भी मेरे पीछे नरक में आना पड़ गया ना। अब देखना तुम दोनों को किस तरह से बेसन में लपेटकर बड़ी सी कढ़ाई में खोलते हुए तेल में तुम्हें डालने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा जब यहाँ पर इन्हें खोलते तेल में डाला जाएगा। महेंद्र यहाँ पर अभी भी अपने सोच में थे कि तभी अब उनके कानों में फायरिंग की आवाज़ आती है। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ महेंद्र के कानों में पहुंचती है तो उसे सुनते ही महेंद्र अब जल्दी से अब अपनी सीट के नीचे होकर अब वो यहाँ पर ग्लास विंडो से अब हल्का सा देखते हुए ही कहते हैं, क्या बात है, यहाँ पर भी फायरिंग होती है? मैंने तो नहीं सोचा था कि सच में नरक में फायरिंग होती है। लगता है शायद यमराज आ गए हैं।
इसलिए ये फायरिंग हो रही होगी। ये कहते ही वो अपने दोनों ही हाथों से अपने कानों को बंद कर देते हैं। तो वहीं उस गाड़ी के बाहर अब यहाँ पर महेंद्र की गाड़ी के ऊपर भी अब फायरिंग हो रही थी। तो वहीं चिराग और अब्दुल अब उस फायरिंग का जवाब बड़ी ही अच्छी तरीके से दे रहे थे। तो यहाँ पर पेरिस के होटल में कुछ नकाबपोश लोग अब यहाँ पर होटल में भी एंट्रेंस पर थे कि तभी अंदर से अब एक औरत बाहर आते हुए ही अपने लोगों से कहती है, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात पर अब उनके आदमी कहते हैं, जी तो वो औरत अब यहाँ पर वहाँ से चली जाती है और इधर सामने रखी हुई गाड़ी में बैठ जाती है और वो औरत ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं उस होटल पर अपनी नज़र बनाए हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो औरत कौन थी? इस बात का जवाब देते हुए करण गुलेरिया जो कि उनके साथ ही थे वो अब कहते हैं, वो औरत मुझे भी कुछ मिस्टीरियस ही लग रही है धनंजय। वैसे तुझे पूरा यकीन है ना कि इंस्पेक्टर अब्बास अपने साथियों के साथ इसी होटल में है?